नमस्कार। हम लोग अपने क्लासेस में अभी लर्नर्स के डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो लक्ष्य रखे गए हैं कि हमें किस तरह के लर्नर चाहिए। रिसेंट जो हमारे शिक्षा की व्यापकता को दर्शाता है कि हमें लर्नर को कैसे तैयार करना है, उन्हीं सारे डेवलपमेंट पे हम बात कर रहे हैं। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी बात करेंगे। क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनीथिंग विच इज़ नोबल एंड यूजेबल। तो वो नया भी हो और व्यवहार के लायक भी हो, सिंपलेस्ट डिफिनेशन। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, तो उसको समस्या के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग इज एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अप्रोच दैट लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अवॉइडिंग द ऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग किसी भी नए तरह से अगर सॉल्यूशन की खोज करते हैं और कुछ नया आउट ऑफ बॉक्स लेके चले आते हैं, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। हम कैसे तैयार करें इस तरह के क्रिएटिव थिंकिंग वाले लर्नर को, और कैसे उनमें वो चाह हो कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचें और ऐसे कार्य करें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो शिक्षा में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का वो अप्रोच लाने के लिए और लर्नर को ऐसे तैयार करने के लिए हम लोगों को तो सबसे पहले वी हैव टू इनकरेज देम टू थिंक in the line of divergent thinking, not in the line of convergent thinking. convergent thinking की बात होती है कि जब हमारे पास जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, जो हमारी थिंकिंग है वो पहले से उपस्थित है, उन सबको मिलाकर हम उसको अपने एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट के साथ अपने एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और वो इंटेलिजेंस होता है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ बेहतर तरीके से इफेक्टिवली रह पाते हैं, ये इंटेलिजेंस है कि हम सारी चीज़ें, सारे व्यूज़, जो सारे हमारे थिंकिंग एक्सपीरियंसेस हैं, उन सारे नॉलेज को हम तैयार करते हैं कि हम कैसे एकोमोडेट कर सके कहीं भी और इफेक्टिवली एकोमोडेट कर सके। अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो वो है कि अगर कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी नॉलेज बेस या कोई भी आपके अंदर जो उस तरह की खूबी है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे के बारे में सोचना, या फिर वो अगर कोई आपको स्टिमुलस भी मिलता है तो उसके डिफरेंट डायमेंशन के बारे में सोचना, ये एबिलिटी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कि आप कोई भी चीज़ है, अभी आपको उन चीज़ों का जो डायमेंशन जहाँ तक जा रहा है, जो डिफरेंट डायमेंशन हैं, उनके बारे में आप अवेयर पहले से नहीं होते हैं, तो आप जनरेट करते हैं आइडियाज़, व्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टिमुलस और द आइडिया। तो आपके सामने एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसके डिफरेंट डायमेंशंस देखना और डिफरेंटली उसके पर्सपेक्टिव को नोट करना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो इनकरेज करना है स्टूडेंट को कि कोई भी नॉलेज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इसके बारे में उनको जागृत करना, सेंसिटाइज करना, उसके लिए उनको बताना और उनसे डिमांड करना कि आप बताइए कि और क्या इसके आयाम हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उनको, लर्नर को डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए इनकरेज करना हमारा पहला उद्देश्य होगा। फिर है कि टू फैसिलिटेट देम फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग जोन। तो वो जोन में कब जाएंगे, जैसे कोई भी काम हम जब करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आता है तो हम प्रॉब्लम को एज इट इज रख देते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन की ओर चढ़ने लगते हैं एज ए टीचर, या फिर हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और स्टूडेंट भी उसी ढर्रे पे काम करते हैं। तो इससे क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर हम प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से ही क्रिएटिव थिंकिंग जोन में लाना चाहते हैं, देन वी हैव टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड रीडिफाइन द प्रॉब्लम विच वी आर आस्किंग टू देम। तो वो चीज़ें वो डिफाइन और रीडिफाइन करने के लिए उन्हीं को दे दीजिए कि आप प्रॉब्लम के किस आयाम को देख रहे हैं, किस डायमेंशन को समझ रहे हैं, और इसको फिर से परिभाषित करें, फिर से लिखिए,
कोई भी टॉपिक हो उसका अलग अलग तरह से लिखने की जो तरीके होंगे वो हम उनको इनकरेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम को फिर से डिफाइन करने के दौरान कई सारे पॉइंट जो हैं वो हमसे या फिर प्रॉब्लम में नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन लर्नर जो दिखा दे वही उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को दिखाता है। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग जोन में इंटर कराएंगे और हम ऐसे प्रैक्टिसेस करा सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली जस्ट टू conceptualize the things but to practice those things for developing the creative thinking. तो practicing creative thinking in the class ये हमारा नेक्स्ट काम होगा कि हम स्टूडेंट को ये बांधते नहीं हैं दैट यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। आप क्वेश्चन का आंसर जो है उसको याद करने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के जितने पॉसिबल आंसर हैं उसको पहले कोशिश करते हैं बाहर निकालने की। तो क्रिएटिव थिंकिंग में ये प्रैक्टिसेस जो हैं ज़रूरी है क्लास में, ये सबको पहले उस लेवल पे लेके आना कि वो अलग अलग तरह से अपने पॉसिबल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी करें और पॉसिबल आंसर की ओर देख सकें। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर जो होंगे वो हमारा पहला प्रैक्टिस करने का ये तरीका होगा। ना ही हम किसी को गलत कहेंगे ना सही कहेंगे और रोकेंगे नहीं इस चीज़ को। हम बहुत सारे डायमेंशन को जो कोशिश है निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ऐसे आइडियाज़ डालते हैं जो इन्वेंशन के आइडियाज़ कहे जाते हैं। जैसे अगर कोई भी नया चीज़ बोलता है तो ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, टीचर ने नहीं बताया या वो लाइन में नहीं आता, तो हम सीधे उसको इग्नोर करें, उसको डीमोटिवेट करें, कई बार डिमोरलाइज करें और लोग पूरा क्लास हंसना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग के जो सिद्धांत हैं उसको, क्रिएटिव थिंकिंग के डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं उसको धक्का लगता है। उससे अच्छा होगा कि हम कोई भी आइडिया मिले तुरंत मोटिवेट करें, उसको सुनने के लिए वहाँ चले जाएं और उस स्टूडेंट को उस तरह के इन्वेंशन के लिए तैयार करें। तो इन्वेंशन के आइडियाज़ होते हैं जो पहले से कहीं नहीं होते, वो आउट बॉक्स ही होते हैं और वो यूनिक ही होते हैं, इसलिए अजब लग सकते हैं। तो अजीब लगने वाली चीज़ें कई बार क्रिएटिव थिंकिंग के आधार बनता है। तो हमें उस तरह का शिक्षा चाहिए, उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ऐसा नहीं है कि कंटेंट को हम जैसे अभी कर रहे हैं मोनोटोनस मोड में हम सारी चीज़ें याद कर लें खुद ही और फिर आपको प्रेजेंट कर दें और फिर आप एग्ज़ाम के समय पढ़ लें और उसके बाद एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। यही एजुकेशन का ये जो प्रोसेस है, ये एजुकेशन का सबसे नैरो अप्रोच है और इसी संकीर्णता के चलते एजुकेशन में क्रिएटिविटी का नहीं आ पा रहा है, इन्वेंशन हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। तो उस अप्रोच को बाहर करने के लिए पहले तो जो भी आइडियाज़ होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उनके कुछ पॉइंट्स केवल आपको ऐसे बोलने हैं जिससे वो सेंसिटाइज हो जाए, ब्रेन सेंसिटाइज हो जाए, वो खोजने लगे तो कुछ एडवांस जो आंसर आ सकते हैं और उस तरह से तुम ज्वलंत रूप से जो काम हो सकता है वो क्रिएटिव थिंकिंग का उदाहरण है। कोई भी आंसर जो सेंसिटिव हो सकता है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट का दायरा हो सकता है, उन सब चीज़ों पे आप उस कितना स्मार्टली हैंडल करते हुए कुछ नई बेहतर चीज़ें निकल के आ सकती हैं, ला सकते हैं आप। और उसमें सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी लेकिन क्रिएटिविटी आएगी। ऐसी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आप अपने अनुसार चैनलाइज कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं कि क्रिटिकल जो पार्ट्स हैं हमारे, जिनका समीक्षात्मक मूल्यांकन हो सकता है, जिससे समालोचना हो सकती है, उन क्रिटिकल पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कंटेंट में से और फिर उनको रिव्यू के लिए स्टूडेंट के सामने रख देते हैं कि आपको क्या लगता है, ये सही है। ये जो चीज़ें आप करेंगे वो क्रिएटिव थिंकिंग के अप्रोच के लिए सही होगी। हम एज इट इज़ कहीं बुक में जो लिखा है या फिर हम जो समझते हैं उसको थोप न दें, किसी के ऊपर, अपने लर्नर के ऊपर डाल न दें, बशर्ते हम उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि ये जो इसका सॉल्यूशन है या जो ये बातें हो रही हैं वो सही हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी में अगर
कोई किसी को विरोध करना है तो विरोध का क्या तरीका होना चाहिए, इसको रिव्यू के लिए आप ये डाल दे, बशर्ते ये बताएं कि ये तरीका नहीं होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। आप किसी और के व्यू को सामने न ला के उनसे पूछे, पूरे क्लास में इस तरह के डिबेट कराएं और तब जाके वो समझ में आ जाए कि वास्तव में विरोध का तरीका जो है वो कौन सा सही कौन सा गलत है। इसको करते करते कई बार वो क्रिएटिव थिंकिंग के अपने जो अप्रोच है उसको सामने लाएंगे। फिर आप कर सकते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको पूरा करने के लिए उनको एकेडमिक फ्रीडम दें। वो कहाँ जाना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, उनसे ही पूछें। तो ये एक्सप्लोरेशन का जो आप कार्य करेंगे उससे स्टूडेंट का या लर्नर का जो फ्रीडम मिलेगा, उसमें वो कई नई बातें सोचेंगे। इवन आप टॉपिक जो है डिसाइड करने से पहले, कई बार टॉपिक आप दे देते हैं, टॉपिक डिसाइड करने से पहले इंडक्टिव थिंकिंग का सहारा लीजिए। उन चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को, नोन चीज़ों को बताइए और फिर उन्हीं से टॉपिक का नाम पूछिए। तो नेमिंग एंड रीनेमिंग ऑफ द टॉपिक, नेमिंग एंड रीनेमिंग ऑफ द इन्वेंशन, नेमिंग एंड रीनेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो हैं वो काम करता है इसमें क्रिएटिव थिंकिंग में। फिर इन्वॉल्व द पेरेंट्स, आप माता पिता को इन्वॉल्व करें कि माता पिता ये ना कहें कि चीज़ों को याद करो, जो मिला है होमवर्क वैसे ही करो, उसको किताब में लिखा है उसको देख रहे, नहीं, उनको इन्वॉल्व करें कि इसको स्टूडेंट को या लर्नर को, बच्चे को वो कोशिश करने दीजिए कि वो अपने अनुसार क्या लिखता है। वो गलत भी लिखता है तो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर हो सकता है क्रिएटिव थिंकिंग की कोई बातें उसमें छुपी हों, उसको पहचानने की कोशिश करनी है। तो उसको गलती से सही की ओर ले जाने की जो प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे होगा। एकाएक गलत साबित करके किसी को रोकने से क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। फिर हम लोगों को रिवार्ड एंड पनिशमेंट का वो जो फॉर्मूला है वो तैयार करना चाहिए अपने क्लासरूम में भी। तुरंत कोई नई बातें बोले तो उसको तुरंत डिमोटिवेट करके कोई हंसे ना, इसकी व्यवस्था करते हुए, बशर्ते इन कंपेयर टू दैट वी शुड रिवार्ड देम, वहाँ पर जाना चाहिए एज ए टीचर और उनको उस तुरंत मोटिवेट करना चाहिए। वर्बल मोटिवेशन तो तुरंत देना चाहिए। और अगर कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ जाता है, कुछ नया इन्वेंशन अगर समझ में आता है, तो तुरंत पूरे क्लास के सामने, स्कूल के सामने इवन उसको सम्मानित करना चाहिए। तो ये फेलिसिटेशन जब होगा तो उसको कहीं ना कहीं ये इस तरह की भावना सब में आएगी। तो ऐसे कार्य क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। अब हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बात करें तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अप्रोच क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिंपली कंसीडर द लर्निंग एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हम कहते हैं कि लर्निंग का जो डिफिनीशन है वो भी है कि सारे प्रशिक्षण और अनुभवों को पूरे जीवन में जो हम आत्मसात करते हैं लर्निंग होता रहता है। तो लर्निंग गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, फ्रॉम वुम टू टूम, हम सब जानते हैं इस। लेकिन फिर भी लर्निंग के उस डिफिनेशन में लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने की जो बात कहते हैं हम, मतलब हम कहीं ना कहीं अपने उस लर्निंग के उस मीनिंग के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर स्पेशली तैयार करने की कोशिश एजुकेशन की जो है वो बहुत ही जरूरी है आज के संदर्भ में कि एक स्टूडेंट अपने आप में कैपेबल हो, सेल्फ रिलायंट हो लर्निंग के खोज के लिए। वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में वो खो जाता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ दैट ईगरनेस फॉर द क्वेस्ट ऑफ द ट्रू नॉलेज इज द पार्ट ऑफ डेवलपिंग दैट लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो आपको वो चीज, मेन फोकस यही है कि वो हमेशा सच्चे और वैलिड नॉलेज की खोज में हमेशा तैयार रहे, वो ईगरनेस डेवलप हो जाए, वो उत्सुकता रहे उसमें कि वो खोजता रहे। ऐसा लर्नर तैयार करना है। ऐसा लर्नर तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। जैसे अगर आप चाहें कि कोई चीजें हम थोप दें और लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाए तो ये नहीं हो सकता है। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये काम इतना दिन में जल्दी पूरा करके लाओ तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाएगी। ये हमारे अनुसार एज ए टीचर अगर हम कोई भी चीज डालते हैं तो लाइफ लॉन्ग लर्नर को तैयार करने की कोई कोशिश हमारी नहीं है फिर,
क्योंकि डेडलाइन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अप्रोच को बाधा मिलती है। तो हम लोग कभी भी किसी भी लर्नर को उस रूप में न रखें कि तुम इतने दिन में करो। इवन जो टीचर को एकेडमिक फ्रीडम चाहिए, शिक्षक को भी ये नहीं कर सकते कि बस यहाँ से आप तैयार करिए, इतना दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करिए। तो ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जैसे ही डेडलाइन दिया जाता है, कंटेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। सिलेबस कंप्लीशन पे सारा ध्यान होता है और ये डेडलाइन बहुत सारे जो खोजने की जो प्रवृत्ति है हमारी, एक्सप्लोरेशन की एबिलिटीज जो है हमारी, उसको एक तरह से रोक देता है वहीं पे। तो हमारा प्रोसेस ऐसा बन जाता है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को रोकने की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उस लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करें कि डेडलाइन एकदम ना हो किसी भी चीज़ में, और हम लोग स्लो प्रोसेस से ही जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की बात आती है उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो फिर पर्सपेक्टिव डेवलप करने की बात होती है। हम लोग इनकरेज करें वो पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग तभी होगी जब आप कंसिडर करेंगे लर्निंग को कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है मतलब एक दिन में आप सब कुछ नहीं जान जाएंगे, ये धीरे धीरे होगा। तो आप कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे और फिर वो लॉन्ग टर्म के गोल को अपना बना के वो कर सकते हैं। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव एटीट्यूड डेवलप करना। फिर होमवर्क देना एक बहुत अच्छा काम है कि होमवर्क हम जरूर दें, क्योंकि उसके बाद क्लासरूम के बाद अपने कंटेंट से रिलेटेड वो काम करता है। लेकिन होमवर्क को कभी भी रिपीटेशन के मोड में नहीं देना चाहिए। दैट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन दैट हैज बीन answered or has been discussed in the classroom, then you are not fulfilling the basic demand of that homework assignment. तो आप उसको अगर पूरा करना चाहते then you have to give that type of homework which can encourage the students for the extension of that classroom teaching and content. तो आप उस विषय वस्तु से आगे एक्सटेंशन हो सके, वो अलग अलग तरह से सारी डायमेंशन को देखने के लिए ऐसा कुछ करें, वो होम असाइनमेंट देखना चाहिए। फिर कोलैबोरेशन का उसमें अगर प्रवृत्ति हो जाए, सारे स्टूडेंट मिलकर कोलैबोरेट करके कुछ चीज़ें खोजें, ऐसा अगर कुछ आप कर पाए तो और बेहतर होगा। कुछ चीज़ें आपस में वो बात कर पाए, नए नए तरह से उसकी चीज़ों की या फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का सिस्टमेटिक ढंग से उनको समझने की बात अगर वो मिलकर कर पाते हैं तो ये भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक अच्छा अप्रोच होगा। तो कोशिश करिए कि जैसे हम कुछ चीज़ें चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऐसे करके एनवायरनमेंट से अपने बोलते हैं, सराउंडिंग से, वो चीज़ें होम असाइनमेंट में देनी चाहिए। फिर हमें इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो सेंस ऑर्गन को ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के लिए इनकरेज करना चाहिए। मतलब ये है कि बियॉन्ड दैट दिस क्लासरूम एंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ स्कूल द स्टूडेंट शुड लर्न अबाउट ऑल द related concepts of life and even to the teaching that is from the surrounding and from the environment. तो आप जो शिक्षण दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो आपके सराउंडिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो उन सब चीज़ों को सराउंडिंग में भी समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज कर पा रहे हैं, तो अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में आते जाते समय रास्ते में भी वो सीखें, माने स्कूल के बाउंड्री से बाहर भी सीखें, उसके लिए इनकरेज करना चाहिए। आपको हमेशा एनालाइज करने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने आज ये देखा, आप जहाँ आते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ है, आपने देखा वहाँ पानी, अगर आप वाटर से संबंधित हो, आपने देखा कि पानी वहाँ कैसे बहती है, आपने देखा वहाँ कितनी गंदगी है। अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो गंदगी हटानी है, सैनिटाइजेशन की बात करनी है। आपने देखा आपके उस एरिया में गंदगी कितनी है, आपने देखा कि कैसे लोग वहाँ रहते हैं। इस तरह की चीज़ें एनालाइज वो करेंगे जब, तो फिर अगले दिन उसको और ध्यान से देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो सिर्फ क्लासरूम में न पढ़ें, बियॉन्ड द क्लासरूम भी वो बात करें और उसके साथ एनालाइजिंग एबिलिटी उनका बढ़ता रहे। फिर उनका हर तरह से कोशिश करिए कि आप एनवायरनमेंट को चेंज करते रहिए।
कभी बाहर पढ़ाएं, कभी एक्सकर्शन में ले जाना भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट बनाना, कुछ बातें करना। केवल एक ही क्लासरूम न रह के चेंज करना क्लासरूम इन्वायरमेंट को, ये भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है और उसको भी ध्यान देना चाहिए। फिर ऐसा कुछ क्लास जो स्कूल दे रहा है या फिर बाहर से जो करिकुलम आपके ऊपर दिया गया है उसी को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर तैयार करने में। आपको चाहिए कुछ न कुछ परसेंटेज, कम से कम 80% अगर स्कूल के तरफ से दिया जा गया है वही पढ़ा रहे हैं, तो 20% आप उनसे पूछिए कि आपको क्या पढ़ना है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो लर्निंग का है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दे सकता है। उनका पसंद पूछना, उनके इंटरेस्ट की चीजें पूछना, उनके तहत पढ़ाई को ले जाना, ये कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 20% हम लर्नर के हाथ में दे दें कि वो पढ़ना क्या चाहता है, उसके लिए क्या जरूरत है आज पढ़ाई, और वो अपने आप को सेंसिटाइज करे, अपने आप को इस तरह से चीज़ों के साथ जोड़े जो आज की दुनिया में हो रही हैं और उससे रिलेटेड अपने आप को तैयार करने के लिए बात कर सकता है। और आपको भी एज अ टीचर डोंट गिव एग्जाम्पल that are already in the book and that are already given in the by the earlier teachers, and generally these examples are common to all. So all these examples are not enough for the lifelong learning, but you should try to cite some examples from your recent life, present life. अभी जो हो रहा है, अभी बात करते समय लॉकडाउन की बात करना, इससे रिलेटेड चीज़ों की बात करना, उससे ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा आप रोल मॉडल बन सकते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। तो इसके तहत भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेजर्स आप ले सकते हैं, टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दे। धन्यवाद।